चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 FSC फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या सिंपली मैंने लिख दिया है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। आप लोगों की तरह मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ ऑर्गेनिक के लिए। एक बेसिक सा चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर की अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वर्थ बताऊं तो 10 से 15 नंबर का ये चैप्टर है। 4 नंबर का इधर से लॉन्ग आना ही आना है। ठीक हो गया। 2 शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर के, 4 और 4 8 MCQs, 1 से 2 MCQs भी इस चैप्टर से आते हैं। तो 9 से 10 नंबर आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर एंटी टेस्ट MD कैट या ECAT के हवाले से आप इस चैप्टर की वर्थ को देखो तो वो कम से कम 15-16 नंबर तक चली ही जाती है। तो एक बहुत अहमियत का हामिल चैप्टर, बहुत आराम से बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है। इस टॉपिक के अंदर, इस क्लास के अंदर हम कोई ज़्यादा 3-5 नहीं करने वाले, सिर्फ एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, कुछ पुराने कंसेप्ट, कुछ नए कंसेप्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अगर हिस्ट्री की मैं बात करूं, ज़्यादा पीछे मैं नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ आज से 200 साल पहले, 200 years ago, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट तब भी था। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट उस वक़्त भी मौजूद था जैसे आज मौजूद है, लेकिन उस कंसेप्ट के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग थी, थोड़ी सी चेंजिंग। आज हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को जिस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, उनका डिफाइन करने का वे कुछ और था, थोड़ा सा डिफरेंट था। वो क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वो इस तरह डिफाइन करते थे कि वो कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलें, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलें या लिविंग ऑर्गेनिजम्स से एक्सट्रैक्ट किए जाएं, उनको वो ऑर्गेनिक माना करते थे। ठीक हो गया। और इनऑर्गेनिक उनको मानते थे जो नॉन लिविंग से मिलें या मिनरल्स से हमें हासिल हों, उनको पुराने साइंटिस्ट्स आज से 200 साल पहले इनऑर्गेनिक माना करते थे। अगर मैं लफ्ज़ ऑर्गेनिक की गहराई में जाऊं तो लफ्ज़ ऑर्गेनिक आया है ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिक का जो लफ्ज़ है, इसका बेसिक मतलब होता है लाइफ, इट सिग्निफाइज लाइफ। तो पुराने जो साइंटिस्ट थे वो ओरिजिन और प्रॉपर्टीज की बेसिस पर किसी भी कंपाउंड को कहते थे कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। ओके, आई रिपीट कि पुराने साइंटिस्ट किसी भी कंपाउंड को उसके ओरिजिन यानी कहाँ से आया, लिविंग थिंग से आया या नॉन लिविंग थिंग से आया, इस बेसिस पर उसे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक डिसाइड किया करते थे। ठीक हो गया। और उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज़ को भी मद्देनज़र रखते थे, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ को इतना ज़्यादा मद्देनज़र नहीं रखते थे जितना आज हम रखते हैं। जितनी प्रॉपर्टीज़ को अहमियत आज हम देते हैं उतनी शायद वो नहीं देते थे। ज़्यादातर उनका जो कंसेप्ट था वो ओरिजिन बेस्ड था, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग से आया है तो ऑर्गेनिक है, नॉन लिविंग थिंग से आया है तो इनऑर्गेनिक है। ओके, ये उनका था पुराना कंसेप्ट। आई होप सो ये बात क्लियर हो गई होगी। ये तो था टॉपिक का सिर्फ एक हिस्सा। अगले हिस्से की तरफ हम बढ़ते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स ने ये कोशिश की कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से वो क्या बना लें, ऑर्गेनिक बना लें, यानी नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर लें। लेकिन ऐसा करने में वो कभी कामयाब न हो सके, जिसका नतीजा ये निकला कि साइंटिस्ट ने जनरली इस फील्ड पर काम करना भी काफ़ी अरसे के लिए बंद कर दिया कि ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किस तरह कन्वर्ट किया जाए, इन रिएक्शन पर काम करना उन्होंने बंद कर दिया। जनरली होता यह है कि अगर आपके सामने कोई 8 फीट की दीवार है, 8 फुट की दीवार है, और आपको कहा जाए कि क्लास पूरी बैठी हुई है, 100 बच्चों की क्लास है,
उनको कह दो कि भाई तुमने ये दीवार क्रॉस करनी है, फलांग कर, जंप लगा कर, जिस तरीके से मर्जी है, तुमने ये दीवार क्रॉस करनी है। 10 बच्चे ट्राई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 बच्चे ट्राई करेंगे। जब बाकी बच्चे देखेंगे कि ये किसी से नहीं हो रहा, जिन बच्चों ने ट्राई किया वो भी कहेंगे यार फजूल टाइम है, फजूल टाइम आप ज़ाया कर रहे हो, होना किसी से नहीं है। तो बिल्कुल सेम केस यहाँ पर था। शुरू के साइंटिस्ट से ऐसा ना हो सका, तो उन्होंने बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने भी जब देखा कि हमसे पहले साइंटिस्ट इतना जोर लगा चुके, उनसे नहीं हुआ तो हमसे भी नहीं होगा, तो जनरली इस पर काम करना बंद कर दिया साइंटिस्ट ने। और एक साइंटिस्ट था जैकब बर्जेलियस, जिसका नाम बुक में नहीं लिखा हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको। जैकब बर्जेलियस नाम आपने सुना हुआ होगा। तो इसने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश कर दी इसी बात पर कि ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं बना सकते। वाइटल फोर्स थ्योरी, उस थ्योरी में इसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही तैयार किए जा सकते हैं, नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप कभी तैयार नहीं कर सकोगे। तो उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को कुछ ऐसे डिफाइन किया कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स could not be prepared in laboratory। आप इनको लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। They can only be prepared by or within living organisms। सिर्फ और सिर्फ इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स तैयार कर सकते हैं, या इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तैयार किया जा सकता है। क्यों? रीजन देता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्सेस। कुछ जादुई ताकतें मौजूद हैं, कुछ देवमालाई ताकतें मौजूद हैं। ओके, सम मिस्टीरियस फोर्सेस inherit only in living things। इन मिस्टीरियस फोर्सेस को उसने नाम दिया वाइटल फोर्स का। इन मिस्टीरियस फोर्सेस को उसने नाम दिया वाइटल फोर्स का। ओके, और इसी से ये थ्योरी कहलाई वाइटल फोर्स थ्योरी। कहने का मकसद ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप कभी लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। उनको आने वाले साइंटिस्ट को डिग्रेड कर रहा है, ठीक है, कि इस बात की कोशिश आप बिल्कुल भी मत करना, किसी सूरत भी न करना। ओके, और इनको सिर्फ और सिर्फ आप लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हो। क्यों? लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते, ठीक हो गया। लेबोरेटरी में आप इनको तैयार नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही तैयार करके हमें दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ स्पेशल फोर्सेज मौजूद है जिनको वाइटल फोर्स कहते हैं। वाइटल फोर्स, वाइटल का मतलब होता है सुपर नेचुरल फोर्स। वाइटल का मतलब होता है सुपर नेचुरल फोर्स। इन सुपर नेचुरल फोर्सेस की मौजूदगी में ही ये कंपाउंड्स तैयार हो सकते हैं, इसके अलावा ये कंपाउंड्स कभी तैयार हो ही नहीं सकते, ठीक हो गया। तो इसी थ्योरी को मानते हुए बाकी आने वाले जितने साइंटिस्ट थे उन्होंने इस फील्ड पर काम करना बंद कर दिया कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाए। ठीक, एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था वोल्हर, फ्रेडरिक वोल्हर। कहा जाता है कि इसने एक्सीडेंटली इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। तो भैया मेरा कहना यह है कि 6 सालों से 7 सालों से वो जो इतनी मेहनत कर रहा था वो बकवास कर रहा था। हाँ, ये जो तुम कह देते हो कि एक्सीडेंटली इसने डिस्कवर कर लिया, एक्सीडेंटली इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया, उससे पहले वो जो 5 साल 6 साल से मेहनत कर रहा था अपनी, वो क्या ऐसे फजूल थी? उसका कोई उसे फ़ायदा नहीं मिलना था। तो आखिर उसकी मेहनत थी तो उसको कुदरत ने इनाम दिया, इनाम के तौर पर। बेशक एक्सीडेंटली ही डिस्कवर किया, एक्सीडेंटली मेरा कहना है कि नहीं है, एक्सीडेंटली बिल्कुल भी नहीं है। ये उसकी उस मेहनत का नतीजा था जो उसने 5 साल 6 साल लगाकर अपने सब्जेक्ट पर काम किया, जिस कंपाउंड पर वो रिसर्च कर रहा था, उसकी मेहनत थी, जिसका उसे बदला मिला कि पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की तैयारी का सेहरा उसके सर जाता है। ठीक है, बिल्कुल ये एक्सीडेंटल नहीं है। ठीक,
कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है। अब कहने के लिए तो मैं भी कह दूं कि जो है एक्सीडेंटली अक्सर चीज़ें डिस्कवर हो जाती हैं, ये एक्सीडेंटली भी उसी से ही डिस्कवर होती हैं जो मेहनत करता है। ठीक हो गया। बगैर आपसे या कभी मुझसे कोई एक्सीडेंटली कोई चीज़ डिस्कवर हुई नहीं, क्योंकि हमने कभी मेहनत ही नहीं की। तो एक्सीडेंटली कहना गलत है। तो ये जो था फ्रेडरिक वोलर, ये एक कंपाउंड पर काम कर रहा था काफ़ी अरसे से, अमोनियम सायानेट, NH4CNO। मैं स्पेलिंग लिखूंगा, गलत नहीं करना, अमोनियम सायानेट। ठीक है, कुछ लोग इसे साइनाइड लिखते हैं, साइनाइड नहीं लिखना। साइनाइड होता है CN नेगेटिव, साइनेट होता है CNO नेगेटिव। साइनाइड और साइनेट में फ़र्क रखना है आपने। तो ये अमोनियम सायानेट पर काम कर रहा था। तो इसने सबसे पहले ये कंपाउंड तैयार किया था। कैसे तैयार किया वो बुक में नहीं लिखा हुआ। इसने एक कंपाउंड लिया पोटेशियम सायानेट। पोटेशियम सायानेट को लेकर अमोनियम क्लोराइड के साथ इसने रिएक्ट करवाया, NH4Cl। तो बदले में मिला पोटेशियम क्लोराइड प्लस अमोनियम सायानेट, NH4CNO। ठीक है, इसने अमोनियम सायानेट इस तरीके से तैयार किया था। ये जो NH4CNO है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप जानते हो। हम इसको मिनरल से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं मैं बताऊंगा आपको अभी। मिनरल से भी आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो जब इसने इसको हीट किया, अमोनियम साइनेट को हीट किया, तो यूरिया बना। NH2, ओके, दैट इज यूरिया। अब बुक में अगर आप देखोगे तो डबल एरो लगे हुए होंगे। डबल एरो का क्या मतलब है कि जब अमोनियम साइनेट को हीट किया तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं जितने भी, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं। वो सारे के सारे हीट सेंसिटिव होते हैं। उनको हीट करो, हीट में थोड़ा अनस्टेबल फील करते हैं। तो जब यूरिया को थोड़ा आप ज़्यादा हीट करोगे तो वो वापस अमोनियम साइनेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक बहुत एक अच्छा फिनोमिना है। जब कोई चीज़ अनस्टेबल फील करती है तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चली जाती है, इसको हम रीअरेंजमेंट बोलते हैं। लाइक अमोनियम साइनेट को आपने हीट किया तो सिर्फ कोई चीज़ आप ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ आप हीट कर रहे हो, बस सिर्फ एटम्स की अरेंजमेंट चेंज हुई। ठीक है, यूरिया से अमोनियम साइनेट जब दोबारा बनेगा तब भी क्या होगा कि सिर्फ अरेंजमेंट चेंज होगी, थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। और कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से भी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाया करती हैं। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बन जाया करता है। ओके, अब यूरिया जो है वो प्योरली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, कैसे ऑर्गेनिक है, हमें कैसे पता चला कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ये यूरिया बना करता है, जबकि अमोनियम साइनेट है ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है, इसको हम मिनरल्स से हासिल करते हैं, इसको हम मिनरल्स से हासिल करते हैं। तो अब हमने क्या देखा कि ऑर्गेनिक से आखिरकार इनऑर्गेनिक बन ही गए। ओ सॉरी, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन ही गए। ठीक हो गया। थोड़ा सा आज ज़रा मुझे लग रहा है कि नींद में बैठे हैं हम। कि असल बात यह है कि सुबह के टाइम लेक्चर बनाता हूँ। इस टाइम फ़िलहाल कोई 3:30 का टाइम होगा सुबह का। तो आखिरकार इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन ही गए। ओके, इसके बाद अगर हम मज़ीद बात करें आपसे, तो कुछ लोगों का कहना ये है कि ये C+O यूरिया का स्ट्रक्चर मैं ज़रा खोल करके बना रहा हूँ। ठीक हो गया। लोग कहते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के जितने कंपाउंड्स हैं उनको ऑर्गेनिक कहते हैं, कि उनमें कार्बन हाइड्रोजन कम से कम एक कोवेलेंट बॉन्ड लाजमी हो। लेकिन यूरिया के अंदर क्या सिचुएशन है कि कहीं भी आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा। ये कार्बन खड़ा है, इसने ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, नाइट्रोजन से बॉन्ड है, कहीं भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपको नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ आपको कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो एतराज़ उठाते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिक कैसे है, ये ऑर्गेनिक कैसे है। इसका जवाब मैं आपको अभी दूंगा। ठीक है, इसी लेक्चर के अंदर ही मैं आपको दूंगा, लेकिन एंड में चलकर। ठीक है, 2 जवाब है मेरे पास, दोनों के दोनों आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यूरिया जब बन गया, ठीक है, यूरिया बनाया,
वोलर ने 1828 में। यूरिया के बाद साइंटिस्ट ने स्टॉप नहीं किया, ठीक है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, कॉल्बे ने 1845 में एसिटिक एसिड तैयार कर लिया, CH3COOH, आप जानते हो कि एक बहुत फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, बर्दलॉट, ठीक है। उसने मीथेन तैयार किया, CH4, 1856 में। और इस तरह से सोन, ये सिलसिला जारी रहा, ये सिलसिला कभी रुका नहीं। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कार्बन एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। कार्बन का होना लाजमी है, इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, ओके। इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स इसके साथ मौजूद हो सकते हैं, लाइक कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद हो सकता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मौजूद हो सकता है, नाइट्रोजन मौजूद हो सकता है, फास्फोरस मौजूद हो सकता है, कार्बन के साथ कोई हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी मौजूद हो सकते हैं, ठीक हो गया। मैंने कहा कि कार्बन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, मैंने ये नहीं कहा कि कार्बन हाइड्रोजन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। गौर करना ज़रा, कार्बन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, कार्बन इज इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, नॉट कार्बन हाइड्रोजन। कुछ कंपाउंड्स हैं लाइक आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, CO3 2 नेगेटिव और HCO3 नेगेटिव। इनको हम इनऑर्गेनिक कंसीडर करते हैं, ठीक है। दो बातों की वजह से इनऑर्गेनिक कंसीडर करते हैं कि एक तो ये मिनरल सोर्सेज हैं, मिनरल से हासिल किए जाते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है तो एयर में, कार्बन मोनोऑक्साइड भी एयर के अंदर मौजूद होती है। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स ये मिनरल सोर्सेज से हासिल किए जाते हैं। और दूसरी बात मैं ये करूँगा कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कहीं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नज़र आ रहा है? आंसर है नहीं, तो क्या होगा? इनऑर्गेनिक। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर पर गौर नहीं करना, बस ये देख लो कि ऐसा होता है। कैसे, क्यों होता है वो मैं बाद में कभी बताऊंगा टाइम आने पर। कहीं पर आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नज़र आया? नहीं, तो क्या है? इनऑर्गेनिक है। कार्बोनेट्स की मैं बात करूं तो C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। कहीं आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नज़र आया? नहीं नज़र आया। बाइकार्बोनेट्स की अगर मैं बात करूं तो C डबल बॉन्ड O, OH, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। कहीं पर आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नज़र आया? आंसर है नहीं नज़र आया। तो ये मेरा कहना है कि ये क्या है? इनऑर्गेनिक। भाई यूरिया को क्या प्रॉब्लम है? बताता हूँ यूरिया के साथ क्या प्रॉब्लम है। यूरिया के साथ प्रॉब्लम ज़्यादा तो कुछ नहीं है, सिर्फ यूरिया में प्रॉब्लम इतनी है कि उसके अंदर कोई आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नज़र नहीं आता। यूरिया के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपको कोई नज़र नहीं आता। उसको हम सिर्फ ऑर्गेनिक इस बेसिस पर कह देते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तैयार होता है। कहाँ पर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। एक ये मेरा पहला आंसर है, दूसरा आंसर नहीं है। दूसरा आंसर, दो आंसर दूंगा मैंने, जैसे आपको कहा मैं आपको दो आंसर देने वाला हूँ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तैयार होता है थ्रू यूरिया साइकिल, ठीक है। यूरिया साइकिल एक कंप्लीट ऑर्गेनिक साइकिल है। यूरिया साइकिल एक कंप्लीट ऑर्गेनिक साइकिल है, ठीक है। मैं चाहता तो मैं आपको यहाँ यूरिया साइकिल मेंशन ना करता, लेकिन ये अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। बायो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जानते होंगे कि यूरिया साइकिल क्या होता है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसका नाम है ऑर्निथीन। ऑर्निथीन एक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एक अमाइनो एसिड है ऑर्निथीन, ठीक हो गया। ये जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, बॉडी के अंदर मौजूद अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक हो गया। और मिल करके ऑर्निथीन के साथ ये बना देते हैं सिट्र्यूलिन, सिट्र्यूलिन बना देते हैं। सिट्र्यूलिन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिट्र्यूलिन एक और अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और बना देता है आर्जिनोसक्सीनेट। आर्जिनोसक्सीनेट बना देता है। आर्जिनोसक्सीनेट आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। आर्जिनिन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और फिर ये जो आर्जिनिन है, आर्जिनिन से यूरिया अलहदा होता है, ठीक है, और ऑर्निथीन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कहने का मकसद ये कि आर्जिनिन यूरिया और ऑर्निथीन में टूट जाता है।
अभी जो पूरा साइकिल चल रहा है ये एक क्या है, ऑर्गेनिक साइकिल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ये ऑर्गेनिक। ओके, एक तो मेरा आगे आंसर ये ठीक हो गया। अब मेरा पूछना है आपसे कि ये कंपाउंड ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, ये कंपाउंड ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक। तो आपका आंसर यकीनन यही होगा कि ये कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस हाइड्रोजन को हटा करके इसकी जगह NH2 लगा दूं, इस हाइड्रोजन को भी हटाकर इसकी जगह NH2 लगा दूं, ठीक है, तो पहला आंसर आपका ये होगा कि ये इनऑर्गेनिक हो गया। नहीं, ये इनऑर्गेनिक नहीं हुआ, ये अभी भी ऑर्गेनिक ही है। ठीक है, क्यों है, आपके समझने में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की थोड़ी मिस्टेक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप समझते हो कि वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, लेकिन मेरी तरफ से एक इजाफा कर लो और बुक में भी मौजूद है कि इनके डेरिवेटिव्स, ठीक है, इनके डेरिवेटिव्स को भी आप क्या बोलते हो, ऑर्गेनिक बोलते हो। लाइक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, CH4 है, ठीक है, CH4 में कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। मैं एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह Cl लगा दूं, ठीक है, क्या है, ऑर्गेनिक है अभी भी। CH2 लगा दूं, Cl2, 2 हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा दूं, CHCl3 कर दूं, 3 हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा दूं, CCl4 बना दूं, ठीक है, ये चारों हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा दूं। ये सारे इसके डेरिवेटिव्स हैं, मीथेन के ये सारे डेरिवेटिव्स हैं और ये सारे ऑर्गेनिक हैं, ये सारे ऑर्गेनिक है। ऑल्दो CCl4 में कोई आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा, फिर भी ये ऑर्गेनिक है। क्यों, क्योंकि ये मीथेन का डेरिवेटिव है। ऑर्गेनिक से जो चीज़ें बनाई जाएंगी वो भी ऑर्गेनिक ही कंसीडर की जाएंगी। यही वजह है कि यूरिया आपका क्या है, ऑर्गेनिक। इसे इनऑर्गेनिक कहने की गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। ओके, तो होप सो ये दोनों आंसर से आपको क्लियर हो गई होगी बात। उसके बाद मैं नेक्स्ट एक और बात पर चलता हूं। बुक में एक बात लिखी हुई है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी प्रॉपर्टीज तो हैं डिफरेंट, प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट, लेकिन इनके अंदर जो केमिकल फोर्सेस मौजूद हैं वो हैं सेम। इनके अंदर केमिकल फोर्सेस जो मौजूद हैं वो तो हैं सेम, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं डिफरेंट। अब बुक में ये वर्ड नहीं लिखता कि प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, वो सिर्फ ये लिखता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर मौजूद केमिकल फोर्सेस सेम। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसने ये क्या बात कर दी, ठीक है। तो आप उसमें थोड़ी सी बात ये ऐड कर लो कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में केमिकल फोर्सेस सेम है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डिफरेंट है। प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट। केमिकल फोर्सेस क्या होती हैं, केमिकल फोर्सेस, ये एक एटम है, ठीक है, ये दूसरा एटम है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जिस फोर्स ने इन दो एटम्स को आपस में जोड़ करके रखा हुआ है वो फोर्स क्या है, केमिकल फोर्स है। हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि द फोर्स विच होल्ड एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज केमिकल फोर्स। ठीक हो गया। अब CH4 है, ठीक है, इसके अंदर भी एक कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है, केमिकल फोर्स ही है। कोई और मैं कंपाउंड ले लूँ, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड में ले लूँ, इसके अंदर भी ये कोवेलेंट बॉन्ड्स ही हैं, ठीक है, ये भी क्या है, केमिकल फोर्स हैं। वाटर ले लूँ, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी क्या है, केमिकल फोर्स, इसके अंदर ये कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आयनिक बॉन्ड ले लें, NaCl, तो आयनिक बॉन्ड भी एक जनरली हमारे पास क्या होता है, केमिकल फोर्स ही है आयनिक बॉन्ड भी, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें जनरली आयनिक बॉन्ड देखने को नहीं मिलता, कोवेलेंट बॉन्ड हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि इनऑर्गेनिक में हमें कोवेलेंट और आयनिक दोनों देखने को मिलते हैं, कोवेलेंट और आयनिक दोनों देखने को हमें मिल जाया करते हैं। ओके, होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब दो तीन चीज़ें जो मैं आपसे वादा कर चुका था कि आपको मिनरल की डेफिनेशन लाजमी लिखवानी है, ठीक है। मिनरल्स होते क्या हैं, कब से चिल्ला रहे हैं मिनरल मिनरल मिनरल, पता नहीं मिनरल होते क्या हैं, तो बताता हूँ। द सॉलिड नेचुरल मटीरियल फाउंड beneath earth surface that contain
compounds of metals in combined state along with earthly and other impurities are known as minerals। ठीक हो गया। तो मेटेलिक कंपाउंड्स, जमीन के नीचे बहुत सारे मेटल्स के कंपाउंड मौजूद हैं। लाइक NaCl को ही ले लो, ये एक मेटल का कंपाउंड है। सोडियम इज अ मेटल, NaCl मिनरल फॉर्म में जमीन के नीचे मौजूद है। लेकिन जब ये NaCl आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो इसके साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज, सैंड, कुछ नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स वो भी इनके साथ मौजूद होते हैं। तो आप इनको सेपरेट आउट किया करते हो। ठीक है, इनको सेपरेट आउट किया करते हो थ्रू मेटलर्जी। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होप्स सेकेंड ईयर में होगी मेटलर्जी, 10th में तो आप पढ़ के आ चुके हो। तो इनको हम मिनरल्स बोलते हैं। ज़मीन के नीचे जो मेटल के कंपाउंड्स मौजूद होते हैं उनको हम मिनरल्स बोला करते हैं। ओके तो इस टॉपिक में से जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा वो है वाइटल फोर्स थ्योरी, पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। तो वाइटल फोर्स थ्योरी को आपने ध्यान में रखना है, बाकी सारी चीज़ें बेशक आप लोग छोड़ दो। ठीक है, बेशक किसी चीज़ पर आप ध्यान न दो, वाइटल फोर्स थ्योरी पर आपने पूरा ध्यान देना है और उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है, अच्छे से याद करना है। और जब वाइटल फोर्स थ्योरी पूछे तो डिफाइन करने के बाद साथ ये बातें भी लिखनी है कि उसको रिजेक्ट किसने किया, वोल्हर ने रिजेक्ट किया और उसने यूरिया, अमोनियम साइनेट से यूरिया बना करके दिखाया। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, मिनरल सोर्स से हासिल किया जाता है, जबकि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिन ऑफ मैमल्स के अंदर यूरिया मौजूद होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें करने के बाद आपको इंशाल्लाह वो 2 नंबर ज़रूर दे देगा वाइटल फोर्स थ्योरी में। ठीक है, तो इस क्लास के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।